Good afternoon, students. We were discussing about environmental issues. एग्रोकेमिकल्स टॉपिक हम पढ़ चुके, जिसमें बताया गया था कि इंक्रीज जो यूज़ आजकल हो रहा है पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइजर्स का एग्रीकल्चर में, तो उससे होता है क्या है कि जब वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स वाटर चैनल्स के थ्रू ओशियंस में या लेक्स में वो इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, तो उससे यूट्रोफिकेशन देखने को वहाँ पर मिलता है उन वाटर सोर्सेज में, और जिससे कि लॉस होता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को। उससे हम बच कैसे सकते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करके, उसको यूज़ करके, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं और जो ऑर्गेनिक मैनर हैं उनका यूज़ करके, क्रॉप रोटेशन और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, इन सब चीज़ों को हम प्रयोग में लाके और इस चीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट होता क्या है? आजकल बहुत ज़्यादा जो वेपन्स हैं और जिनको हम परमाणु परीक्षण कहते हैं, उनकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें यूज़ होते हैं कुछ रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, सबस्टेंसेस होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। तो इन सब जगहों से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो वहाँ से निकलता है, और ये बहुत ही हैजार्डस होता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है, सबस्टेंसेस हैं, इनसे बहुत ही गंभीर तरह की कुछ बीमारियाँ, डैमेजेस, नुकसान देखने को मिलते हैं। रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस कॉज सेवियर डैमेजेस सच एज म्यूटेशंस एंड कैंसर इन लोअर डोजेस एंड हायर डोजेस कैन बी लेथल। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो भी रेडियो एक्टिव सबस्टेंस हैं उनसे बहुत ही गंभीर तरह के नुकसान और हानि देखने को मिलती है। जैसे म्यूटेशन की हम बात करते हैं जेनेटिक लेवल पर, और कैंसर की बात करते हैं अगर उनको जो लोअर डोज से अगर अफेक्ट हो इंसान, ह्यूमन या कोई भी एनिमल या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, तो वहाँ पर म्यूटेशन और कैंसर जैसी चीज़ें देखने को वहाँ पर मिलती हैं। और हायर डोजेस से अगर बहुत ज़्यादा डोज हो तो वो बहुत ही घातक होता है, लेथल होता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट शुड बी सुटेबली प्री ट्रीटेड इन शील्डेड कंटेनर्स buried अंडर रॉक surfaces अबाउट 500 मीटर अंडर द अर्थ surfaces। तो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उससे हम कैसे बच सकते हैं कि उसको पहले ट्रीट किया जाए और फिर शील्डेड कंटेनर्स, जो बंद कंटेनर्स हैं, उनमें उनको सरफेस से रॉक्स के नीचे 500 मीटर अंदर उनको दबाया जाता है, ताकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को उनसे हानि ना पहुँचे, नुकसान ना हो। अगर हम बात करें अब इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम सही तरीके से प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पाते हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और उससे बहुत नुकसान हो रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन गेट डिग्रेडेड बाय दियर इम्प्रॉपर यूज़। उन्हें हमें ठीक तरीके से उनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनसे होता क्या है, नुकसान क्या है इम्प्रॉपर यूज़ से रिसोर्सेज के? सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, ओवर कल्टिवेशन, ओवर ग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन टेक्निक्स लीड टू सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। सॉइल इरोजन होता क्या है? सॉइल इरोजन ये होता है कि जो हमारी सॉइल की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, जो कि फर्टाइल लेयर होती है, जिसमें कि पेड़ पौधे उगते हैं, वो वहाँ से इरोज हो जाती है, वहाँ से हटके और जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनमें चली जाती हैं, जो फर्टाइल जो ऊपर की लेयर होती है, तो उसको बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। वो होता क्या क्यों है? जैसे ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग का मतलब जो फील्ड्स हैं, जो ग्रास लैंड है, वहाँ पर ओवरग्रेजिंग बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ पर जो वहाँ के कैटल्स हैं, बफेलोज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ से चरती हैं, घास खाते हैं, ओवरग्रेजिंग करते हैं, तो उससे होता ये है कि वहाँ की जो सॉइल है वो इरोज हो जाती है, मतलब उसकी ऊपरी परत जो है वो बह जाती है तेज़ बारिश के आने पर। और ओवर कल्टीवेशन ये भी एक है, बहुत ज़्यादा खेती करना, खेती बाड़ी करना, उससे होता क्या है कि जो सॉइल इरोजन वहाँ से हो जाता है।
पुअर इरिगेशन टेक्निक्स, जो हम फसलों को पानी देते हैं, सींचते हैं, वो हमारी जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सही नहीं हैं, पुअर हैं। तो उनसे होता क्या है कि जो सॉइल इरोजन है वो होता है और साथ में डेजर्टिफिकेशन होता है। जैसे ओवर कल्टीवेशन की बात है, अगर हम बहुत ज़्यादा किसी ज़मीन पे खेती करते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो फर्टिलिटी है वहाँ की सॉइल की वो ख़त्म हो जाती है, और जो जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाएगी। इनफर्टाइल हो जाएगी तो वहाँ पर रेगिस्तान हो जाएगा, वो जो सॉइल है वहाँ पर डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। लेक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज लीड्स टू वाटर लॉगिंग। अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो क्या हो, जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। और जब किसी सॉइल पर, किसी ज़मीन पर जो वाटर लॉगिंग हो जाती है, वहाँ पर पानी भरा रहता है, तो उससे क्या होता है, वहाँ पर उगने वाली जो क्रॉप्स हैं उनको नुकसान पहुँचता है, और धीरे धीरे जो वहाँ की सॉइल की सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओजोन डिप्लीशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन क्या है? एक लेयर पाई जाती है हमारे अपर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। द ओजोन लेयर इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। कहाँ पर पाई जाती है? जो स्ट्रेटोस्फीयर का अपर पार्ट है वहाँ पर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। और ये हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को बचाती है जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी किरणें हैं। हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज ब्रेक द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए एंड प्रोटीन्स। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं। किन के लिए? एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। उससे होता क्या है कि वो हमारे डीएनए और प्रोटीन्स को तोड़ देती है, उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक कर देती है, और उससे सीधे सीधे हमें हानि पहुंचती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कैंसर होते हैं, स्किन डिजीज़ होती हैं, वो देखने को मिलती हैं एनिमल्स में, ह्यूमंस में। नेक्स्ट पॉइंट इज ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इट्स थिकनेस इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट्स। जो ओजोन लेयर है वो बनती कैसे है? अल्ट्रावायलेट रेज का और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, उनके रिएक्शन से ओजोन लेयर डेवलप होती है, बनती है, जिसको हम O3 बोलते हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बनती है, फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के एक्शन से और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से वहाँ पर ओजोन लेयर O3 बनती है। और इसको हम, इसकी जो थिकनेस है, इसकी मोटाई है, उसको मेज़र करते हैं DU यूनिट्स, जिसको हम फुल फॉर्म जिसकी है डॉप्सन यूनिट्स, उसमें हम उसको मेज़र करते हैं ऑक्सीजन ओजोन लेयर की थिकनेस को। नेक्स्ट पॉइंट इज द ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड by the action of chlorofluorocarbons CFCs found in refrigerant and perfumes। जो ओजोन लेयर है वो उसमें धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंच रहा है, उसमें कमी आ रही है उसकी थिकनेस में, by the action of CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कहाँ पे यूज़ होते हैं? रेफ्रिजरेटर्स में और परफ्यूम्स वगैरह में। तो CFC जो है वो नुकसान पहुंचाती है हमारी ओजोन लेयर को। द CFC आर एक्टेड अपॉन द अल्ट्रावायलेट रेज इन द स्ट्रेटोस्फीयर liberating the chlorine atoms which act as catalyst to degrade ozone into molecular oxygen। तो होता क्या है, जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेज में, जो स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट रेज हैं वहाँ पर उनके साथ रिएक्शन करती हैं, और उससे होता क्या है, क्लोरीन एटम्स लिबरेट होते हैं, क्लोरीन एटम्स, और साथ में ब्रोमीन एटम्स भी वहाँ से निकलते हैं। और वो क्या काम करते हैं, वो ओजोन लेयर को, जो वहाँ पे ओजोन लेयर है उसको डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ओजोन लेयर उसमें वहाँ पर कमी होती है, मीन्स ओजोन लेयर को वो उसके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन्स में तोड़ देती है, जो क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स हैं। कहाँ पर होती है ये काम? सब स्ट्रेटोस्फीयर में। ये रिएक्शन जो होती हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जहाँ पर कि ओजोन लेयर पाई जाती है। Next point is the ozone depletion is particularly greater in Antarctica,
resulting in the formation of a large thinned ozone layer commonly known as ozone hole। तो जो ओजोन डिप्लीशन है ये हमें बहुत ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, अंटार्कटिका जो एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा एक जो वहाँ की ओजोन लेयर है उसके ऊपर की जो अंटार्कटिका रीजन के ऊपर की जो ओजोन लेयर है वो बहुत ही पतली हो गई है और उसको हम ओजोन होल बोल देते हैं। तो वहाँ पे जो उसकी थिकनेस है वो बहुत कम हो चुकी है। द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ कोज स्किन कैंसर। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनकी शॉर्टर वेवलेंथ की जो रेज हैं उससे क्या होता है, स्किन कैंसर हमें देखने को मिलता है। 1987 में एक प्रोग्राम चला गया है जिससे कि उन सब्सटेंसेस के यूज़ को कंट्रोल किया जा सके जिनसे कि ओजोन डिप्लीशन होता है। तो 1987 में ये प्रोग्राम चला गया जिससे कि ओजोन लेयर को कम करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको कंट्रोली यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन वनों का कटान। It is the unlimited cutting of trees and conversion of forest into cultivable land. Unlimited cutting of trees, बहुत अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई जो हो रही है और क्या करने के लिए, जो जंगल हैं वन हैं उनको कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, वहाँ पर खेती करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है बहुत ही बड़े पैमाने पे। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century, India had 30% of its area under forest, which was reduced to just 19.4% by the end of 20th century। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो टोटल लैंड जो एरिया था कवर्ड था जो फॉरेस्ट से वो 30% था इंडिया में, लेकिन 20वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते जो एरिया है वो 30% से 19.4% रह गया है जो कि कवर्ड है बाय द फॉरेस्ट्स। Deforestation is a result of a number of human activities such as increased population and the demand for land। तो डिफोरेस्टेशन क्यों किया जा रहा है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि इंक्रीज, बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ रही है, इंक्रीज पॉपुलेशन और डिमांड फॉर लैंड। तो जो खेती वाली ज़मीन है उसको बढ़ाने के लिए जो वनों का कटान वो जारी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें भी बढ़ोतरी की जा रही है जिससे कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है। ट्रीज आर कट फॉर टिम्बर। क्यों काटे जा रहे हैं, फॉर द टिम्बर, लकड़ी के लिए, वो चाहे घर को बनाने के लिए हो या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो या फिर जलाने के लिए हो। फ्यूल एंड ऑल्सो फॉर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, आल्सो कॉल्ड झूम कल्टीवेशन। तो झूम कल्टीवेशन में होता क्या है कि वहाँ के एक एरिया के जो ट्रीज़ हैं उनको काट के वहीं डाल दिया जाता है और उसके बाद में उनको फिर जला दिया जाता है जिससे कि जो ऐश बचती है वहाँ पर उसको जो क्रॉप्स हैं उनको उगाया जाता है। और कुछ टाइम बाद जब वहाँ से फिर किसी दूसरे एरिया में जाके वहाँ के पेड़ों को काट के फिर जला के और वहाँ पे क्रॉप जो खेती है वो की जाती है। कुछ टाइम बाद होता क्या है कि वहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स थे, जो पेड़ों के काटने से उनको जलाने से जो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच हो गई थी, तो वो कुछ टाइम बाद वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे और उस जगह को छोड़कर फिर किसी दूसरी जगह पे जाके पेड़ों को काट के फिर से खेती की जाती है। तो ये जो तरीका है उसको हम जूम कल्टीवेशन कहते हैं। इन दिस ट्रीज आर कट एंड प्लांट रिमेन इन द फॉरेस्ट आर बुरियड सिंस द ऐश एक्ट एज ए फर्टिलाइजर। और जो वहाँ पे उनकी जो पेड़ों की राख है वो एज ए फर्टिलाइजर काम करती है। सम ऑफ द मेजर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर द इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल। जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लॉस ऑफ हैबिटेट, जो वासस्थान है हमारे वाइल्ड एनिमल्स के, जंगली जानवरों के, उसमें कमी आती है। सॉइल इरोजन होता है जिसको मृदा अपरदन कहते हैं, ऊपर की लेयर जो है वो बह जाती है, जो फर्टाइल लेयर है जो न्यूट्रिएंट रिच
लेयर है सॉइल की, एंड कॉन्सिक्वेंट डेजर्टिफिकेशन। और इन सब से होता क्या है कि वहाँ पे जो डेजर्ट बन जाता है, मरुस्थल बनने लगते हैं उस ज़मीन पर, उस पर्टिकुलर एरिया में। डिफोरेस्टेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिफोरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय रिफोरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन। तो दो यहाँ पे टर्म है। रिफोरेस्टेशन मीन्स जो जहाँ से पेड़ों को काटा गया है वहाँ पर वापस से फिर से पेड़ लगाए जाएं, या तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पर पेड़ थे ही नहीं वहाँ पर भी पेड़ों को लगाया जाए, तो उसको हम कहते हैं एफोरेस्टेशन। तो रिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन की हेल्प से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, डिफोरेस्टेशन को, मतलब उस डिफोरेस्टेशन की भरपाई कर सकते हैं। इन 1980s द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट was introduced by the government of India. In this, support of local communities was taken for conservation of forest, and in return the local people were free to use the product obtained from the forest. तो एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक कंसेप्ट लाया गया 1980s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और बताया गया कि जो जंगलों में पाई जाने वाली लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको बताया गया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, कि आप कंजर्वेशन कीजिए फॉरेस्ट का, और बदले में जो भी इनसे कुछ मिलता है फॉरेस्ट में, वो चाहे आपका फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों किसी तरह की, या फिर रेजिन्स हों, अलग अलग तरह की ऑयल्स हों, तो वो फ्री हैं उनके जो जंगलों से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ करने के लिए। तो एक ऐसा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक कंसेप्ट लाया गया जिससे कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको फ़ायदा भी मिले, और जो फॉरेस्ट हैं उनको उनकी हेल्प से उनको कंजर्वेशन भी किया जा सके, उन फॉरेस्ट का उनको कंजर्व भी किया जा सके। चैप्टर नेचर एनवायरमेंटल इश्यूज इज़ completed. Thank you. Have a nice day.